तो वादी में जश्न आज़ादी आर्टिकल 370 हटने के बाद 35 के जाने के बाद ये पहला मौका है जब वादी 15 अगस्त सेलिब्रेट करेगी और उसको लेकर भी तमाम तरह की तैयारियां हैं। जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, बहुत शानदार हैं, उत्साह से लबरेज हैं और सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त है। लेकिन खदशा भी है और खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं कि पड़ोसी मुल्क जो कि अपने सारे हरबे इस्तेमाल कर रहा है वो किसी भी हद तक गिर सकता है, तो इसको भी देखते रहना पड़ेगा। दीपक बुद्धकी साहब मेरे साथ हैं। दीपक जी, वो दौर भी याद आता है जब आज के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी और उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के लीडर मुरली मनोहर जोशी साहब और ये तमाम लोग श्रीनगर पहुंचे थे और लाल चौक पर तिरंगा लहराया था। ये काफी पहले की बात है। उनके साथ बहुत लोग भी गए थे, लेकिन कुछ लोगों को जम्मू में ही रोक लिया गया था। मौसम भी उस वक्त ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ लोग पहुंचे थे और तिरंगा लहराया था। उस दौर के उस वक्त के नरेंद्र मोदी आज वजीर आजम हैं। आज उन्होंने कम से कम ये हालात कर दिए जम्मू कश्मीर के कि अब कम से कम वादी में आगे और होने आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में कोई हर हिंदुस्तानी वहां पर जाकर के जब चाहे तब तिरंगा फहरा सकता है, इन खास मौकों पर नहीं, और दिल खोलकर भारत माता की जय बोल सकता है, वंदे मातरम बोल सकता है, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल सकता है। और कहीं कोई दो झंडों का कॉन्सेप्ट नहीं, दो परचम का कॉन्सेप्ट नहीं। ये बहुत खास मौका है। ये 1992 की बात है। ये 26 जनवरी को ये हुआ था कि मुरली मनोहर जोशी साहब 7 लाख लोग बीजेपी ने इकट्ठे करके ले गए थे श्रीनगर जाने के लिए, ताकि वहां पे लाल चौक में झंडा फहराया जाए। मगर रास्ता बंद होने की वजह से, क्योंकि विंटर था और बर्फबारी होती है, बहुत शदीद बर्फबारी होती है और गवर्नमेंट साथ नहीं दे रही थी, लोकल गवर्नमेंट। मगर तब भी ये मुरली मनोहर जोशी साहब और इनके साथ मोदी जी भी थे, ये सब बाय एयर जा करके अपना झंडा फहरा के लाल चौक में वापस आ गए थे। मगर देखना ये था कि जम्मू में अगर आप चले गए होते तो पूरा जम्मू 7 लाख लोगों से भरा पड़ा था और हर एक आदमी, मैं उन दिनों नेशनल डिफेंस कॉलेज में था और मैं खुद भी गया था देखने के लिए कि क्या मतलब लोगों का क्या रिस्पांस है। तो मैंने एक आदमी से पूछा जो बिल्कुल ठंडे कपड़े सर्द कपड़े पहने हुए था। मैंने पूछा, भाई आप कहाँ जा रहे हो? कहने लगे श्रीनगर जा रहे हैं। मैंने कहा आपको पता है वहाँ इस वक्त -5 -10 डिग्री होगा। तो कहने लगे तो क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा भाई मर जाओगे। कहने लगे हम तो मरने ही आए। और उनका ये कहना कि मैं मरने ही आए हैं, तो मैं खुद हैरान हुआ कि कैसा मतलब जज्बा है इन लोगों में जो इस वक्त जा रहे हैं कश्मीर और झंडा फहराने के लिए। तो उन तमाम लोगों का बलिदान, उनका बार बार किया गया त्याग आज परवान चढ़ा है और आज ये दिन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। हमारी ये पीढ़ी भी बड़ी खुशनसीब है। और सर, आपने ये बात बताई, आपने वो दौर भी देखा और आज का दौर भी आप देख रहे हैं। यासिर जिलानी साहब, ये आप तमाम लोगों की मेहनत है जो कारगर साबित हुई और ये जद्दोजहद कुछ हद तक हमने भी देखी, हमने भी रिपोर्ट की है। और आप जिस पर इल्ज़ाम लगता था कि आपकी विचारधारा के, आपकी पार्टी के, आपके जैसे लोगों की विचारधारा जिसको कहा जाता है राइट विंग के लोग, ये बार बार करते थे, ये बार बार वहां पर जाकर कई बार कोशिश की थी और एक बार ये पूरा भी हुआ। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के जरिए होना ही था। तो जिस तरह का विपक्ष जो प्रोपेगेंडा कर रहा है उसको लेकर 2 शब्द कहेंगे क्या? राहुल गांधी के बारे में जरा, उनकी विचार जो आए हैं कि मैं खुद जाकर के उन लोगों से मिलूंगा जो कि अभी घरों में बंद है। देखिए, ये आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का एक सपना था और भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ से होते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जब भी अपनी कोई चीज़ तैयार करी तो उसका सबसे पहले पेज पे सबसे पहला जो लाइन था वो जम्मू एंड कश्मीर से 35A और 370A का खात्मा, जिस खात्मे को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे वज़ीर आज़म की क़यादत में, हमारे वज़ीर दाखिला अमित शाह के थ्रू पार्लियामेंट में सब पूरे भारत और पूरे दुनिया ने देखा कि उसको ख़त्म किया गया और पूरे कानूनी सारी प्रावधानों को मद्देनज़र रखते हुए इन सारी चीज़ों की कवायद को पूरा किया गया और दुनिया देख भी रही है, क्योंकि एक कलंक था भारत के ऊपर। उस कलंक को कैसे ख़त्म करना था, एक ज़माने से ये सोच थी, उस सोच को पूरा किया इस सरकार ने। तो आप जितने भी, मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ और पूरे भारत के लोग जो चाहते थे
वो उनका एक तरीके से सपना पूरा हुआ और सब के सब बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसका इस्तकबाल किया, खैर मकदम किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि चिदम्बरम कह रहे हैं ना, चिदम्बरम का मैं आ रहा हूँ, तो उसी पे आ रहा सुना हूँ। ना, देखिए मैं आपको आ रहा हूँ। मैंने कहा कि पहले क्योंकि जो सुखद तस्वीरें आ रही थी, जो अच्छी तस्वीरें मणिशंकर अय्यर क्या कह रहे हैं वो भी आपने उसमें मैं चाह नहीं रहा था, लेकिन मैं अभी पहले भी 2 चैनल से होके आ रहा हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरी अब ये कोशिश रहती है कि पिछले 5 दिन से मैं डिबेट को पॉजिटिव वे में, क्योंकि हमें कश्मीरियत जो हमारी असली पहचान है, जो पूरे दुनिया में जिसका एक अपना, क्योंकि हम कश्मीर को सिरमौर और मुकुट कहते आए हैं, तो हमें उस कश्मीरियत को बचाना है। इन पाखंडियों के बयान से, इन पाखंडियों का जो खेल है, राजनीति खेल, ये राजनीति में इतना नीचे उतर चुके हैं कि ये शिखंडी कहलाने लायक भी नहीं रहे। अब ये हालत हो गई है कि चिदम्बरम जैसा आदमी ये कहता है कि अगर हिंदू बाहुल कश्मीर होता तो आज भारतीय जनता पार्टी सोच भी नहीं सकती थी। मैं बहुत हल्की बात नहीं करता हूं, अगर हिंदू बाहुल इलाका होता तो फिर 370 भी नहीं होता। उन्हें ये समझ नहीं है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। ये लोग धर्म को हमेशा से लेके आए, आज तुष्टीकरण के ये सबसे बड़े जनक लोग हैं। सोनिया गांधी को भी आंसू आने लगते हैं अगर कहीं कोई इस तरह की बात आ जाए जिसमें वोट बैंक का उनका खिसकता हुआ दिखाई दे। वो कभी लेके आना नहीं चाह रहा था। इमरान साहब, मैं अच्छी डिबेट कर रहा हूं, इसलिए मुझे ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती। मैं आपको एक सुखद न्यूज आपके पास भी होगी। जैद हामिद जैसा जो दहशतगर्द परस्त इंसान, जिसने सबसे ज्यादा अभी पिछले 4 दिनों में एक तरीके से अपनी जो गंदी सोच का मुजाहरा वो सोशल मीडिया में ट्विटर के थ्रू कर रहा था, आज उसको भारत ने, ये भारत की जो मजबूत इरादे वाले लोग हैं, सरकार की तो बात छोड़ दीजिए, जो नीचे बैठे जिनकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है कि उसका ट्विटर हैंडल और उस जैसे 10 लोगों से ज्यादा, 10 जो खतरनाक तरीके से ट्विटर हैंडल पे झूठ फैला रहे थे, उनको ट्विटर से साफ किया गया है। देखिए, हमने बार बार ये उनको ये चेतावनी है उनके लिए, उनको हमारा मैसेज है कि आप हमसे कई बार इतिहास में आप जाएंगे, हर बारी मुंह की खानी पड़ी है। अभी पाकिस्तान ये नहीं सोचता है कि उसको बलूचिस्तान कैसे बचाना है, उसको फाटा में उसके साथ क्या हो रहा है उसको कैसे उसमें करना है। सिंध के इलाके में लोगों में जिस तरीके से मारा मारी है, आप समझ सकते हैं कि कल जब मुजफ्फराबाद के वो असेंबली में वहां का जो राष्ट्राध्यक्ष है इमरान खान, वो इसलिए आ रहा है और वहां पे अपने भाषण को वो लोगों को डायलॉग वहां से देगा क्योंकि उसे डर है कि पाक ऑक्युपाई कश्मीर अब जो नेक्स्ट टारगेट है भारत का, वो नेक्स्ट टारगेट भी पूरा होगा, क्योंकि वो हमारा हिस्सा है। जो हम अखंड भारत की सोच जो हम लोगों ने एक हमेशा से देखी है, उस अखंड भारत का पाक ऑक्युपाई कश्मीर है, जो ये पूरे दुनिया में दौड़ दौड़ के जा रहे हैं उनके विदेश मंत्री और उनके विदेश मंत्री के मंत्रालय के सारे ऑफिसर, वो इसलिए जा रहे हैं और कहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं। जबकि चाइना के पास उनका स्टेक है, चाइना ने पूरी मार्केट उनकी कब्जा कर रखी है। पाकिस्तान के पास ये नाक रगड़ते ही रहते हैं कि पाकिस्तान कह रहा हूं, अमेरिका के पास नाक रगड़ते रहते हैं। लेकिन कोई भी मुल्क, आपने इस्लामिक ममालिक जो हैं, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो मलेशिया हो, उन सबके आपने बयान अब तक सुने हैं, सबके सब अगेंस्ट गए। और हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने आज जब 8 तारीख को राष्ट्र को संबोधित किया था, तो आपने देखा था एक बात, पूरी बात उन्होंने 36-37 मिनट में कही थी, भारत के लोगों को एड्रेस किया था, पूरा का पूरा कश्मीर के ऊपर कंसंट्रेट था, लेकिन एक बार भी उस मुल्क का नाम नहीं लिया जिसके अंदर बेचैनी है, जिसका वजूद भारत के खिलाफत करना, भारत की मुखालफत करने पे उसकी पूरी दुनिया में वजूद है। लेकिन मैं सिर्फ आपको यह बताऊंगा कि इस वक्त वो कराची के हालात को देखे, इस वक्त लाहौर में गरीबी देखे। ये हालत है कि इतना बड़ा जो आलिम इस्लाम में जो सबसे दूसरा बड़ा त्यौहार ईद उल अजहा होता है, वहां पे कुर्बानी देने के लायक भी पैसे लोगों के पास नहीं बचे। हालत इतनी खराब है, महंगाई इतनी ज्यादा है, भ्रष्टाचार वहां के जड़ों के अंदर घुस गया है। वहां पे दहशतगर्द हर घर में मौजूद है, वहां पे ड्रग्स हर घर में मौजूद है। उसके बाद भी पाकिस्तान तो अपना गिरबान देख रहा है वो भारत की तरफ। और मुझे लगता है कि इस सबसे बड़ी फेल्योर है, बहुत बुरी कश्मीर को लेकर वो दिन रात सीना पीटते रहे, वो उनके हाथ से एक झटके में निकल गया। देखिए वहां के जो ड्रामेबाज टीवी, देखिए आप मैं एक 10 सेकंड और लूंगा, टीवी पे जो ड्रामेबाज वहां के जनरल कर्नल और ये जो पत्रकार समुदाय है वहां का, और क्यों आता है, क्योंकि हमारे कुछ लोग
जो बैठ के वहां पे जो मीम बन रहे हैं आजकल, उसमें ये कहा जाता है कि हमें सोचने की जरूरत नहीं है। मैं हल्की बात ये करूंगा, वहां तो ममता बनर्जी बैठी हुई है, वहां तो दिग्विजय सिंह है, वहां तो चिदंबरम है, जो पाकिस्तान परस्त बातें करने के लिए मशहूर है। ये दिखा भी रहे हैं वो, जितने हर वो बना के पूरे सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन लोगों को भी समझना और सोचना पड़ेगा। रमेश ठाकुर जी, कांग्रेस की हालत को आप कैसे देखते हैं? एक अजीब सा तजब्जुब है, कंफ्यूजन है। ज्योतिरादित्य सिंधिया सपोर्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी को आपने देख लिया उनका व्यू, बाकी चिदंबरम का, मणिशंकर अय्यर जैसे लोग सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ भी जाना है। उनको यह लग रहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमान खुश हो जाएंगे अगर हम 370 का विरोध करें हटने का कश्मीर से, तो हिंदुस्तान के मुसलमान खुश हो जाएंगे और हमें बल्क में वोट दे देंगे। ये कैसा? और एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ और लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये सब चीजें ऐसे तो नहीं हो रही होंगी, राहुल गांधी के इशारे पर ही सारा काम हो रहा है। तो कांग्रेस दिखाना क्या चाह रही है? सॉफ्ट हिंदुत्व भी है, मुसलमान भी खुश रहे, और क्या मुसलमान कश्मीर से 370 हटाने के मुखालिफ है हिंदुस्तान के? क्या लगता है कांग्रेस को? अगर ऐसा लग रहा है तो क्या ये सही है? देखिए, उनको एक बात बहुत अच्छे से पता चल गई है कि इस मुद्दे पे हमें बोलने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ है। अगर जनमत संग्रह अगर करवाया जाए पूरे जम्मू कश्मीर को लेके, तो 98% पूरे देश की आवाम यस बोलेगी। अब बिल्कुल आपने सही फरमाया कि इस मुद्दे को लेके राहुल गांधी खुल के क्यों नहीं बोल रहे हैं, बाकी नेता क्यों बोल रहे हैं, जो निचले स्तर के नेता उनसे क्यों बुलवाया जा रहा है? ये बिल्कुल सही बात है। इनको पता है अगर ये जो हुआ है बहुत सही हुआ है, इसमें अगर हम कुछ बोलते हैं तो हमारी छींचा लेदर तो पहले से होती आई है, जो बची खुची होगी वो भी हो जाएगी। या फिर ये तो नहीं कि मोदी ने किया है, मोदी हुकूमत ने किया, इसलिए चाहकर भी अच्छा नहीं बोल सकते। नहीं, ये भी हो सकता है। देखो, सबसे बड़ी बात है, लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ियों की आंखें पथरा गई। सिर्फ कांग्रेस की अब तक सबसे ज्यादा हुकूमत रही है, कांग्रेस से लोगों की उम्मीदें थी। जम्मू कश्मीर की बात बता रहा हूं, जो पिछले साल मैं खुद गया था वहां पे, कई लोगों से हमने उस समय रिपोर्टिंग के दौरान बात करी थी, तो उन्होंने कहा हमने तो सहारा ही छोड़ दिया कि ये हिस्सा कभी भी हमारा भारत में विलय होगा। मतलब इस तरीके से उनके कश्मीर के लोग कहते थे, कश्मीर के लोग कहते थे, वादी के लोग कहते थे कि हमें तो ऐसा बेगाना इन्होंने कर दिया है, हम ना उधर के हैं ना इधर के हैं। लेकिन ये जो फिजा और ये जो सुबह हुई है, इसका इंतजार उनको अंदर ही अंदर था। जिस दिन ये फैसला हुआ पार्लियामेंट के अंदर, दिल्ली के अंदर जो कश्मीरी विस्थापित लोग जो रह रहे हैं, उनके आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में दर्द नहीं था, खुशी थे कि कम से कम हमारे जीते जी, मतलब ये दिन हमें देखने को मिल रहा है कि आज वो जमीन आज हमें हमारी अपनी सी लग रही है। तो ये बहुत बोल्ड एक कदम है। इसको करने के लिए, ये सब देखने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। बिल्कुल जिलानी साहब सही कह रहे हैं कि इसको करने के लिए ताकत की जरूरत नहीं थी, इच्छा शक्ति की जरूरत थी कि आप इतना बड़ा जो फैसला ले रहे हो तो उसके पीछे कौन है। उसके पीछे आज पूरे देश की आवाम मोदी साहब के पीछे है, इनकी हुकूमत के पीछे है। क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों से पत्रकारिता से हटके, राजनीति से हटके देखा जाता है। क्योंकि आज ये ऐसा मुद्दा है, जब मीडिया की बात कही जा रही है, मैं तो मीडिया के बिल्कुल पक्ष में बात कहना चाहूंगा। हमारी इंडियन मीडिया ने कोई ऐसा चैनल नहीं है जो इन्होंने नेगेटिव कोई खबरें दिखाई हो। वो अलग बात है, बीबीसी कुछ दिखा रहा है या उसे दिखलवाना चाह रहा है, पाकिस्तान की मीडिया कुछ कह रही है। पाकिस्तान में एक चैनल है धरती टीवी, आज मैं दोपहर में उन पे फोन दे रहा था, तो उनके एंकर पूछ रहे थे कि आज आपकी जो आवाम है, आप लोगों की जो हुकूमत है वहां, वो हमसे डरी हुई है। तो मुझे हंसी आ गई है कि डरा कौन है, ये तो पूरी दुनिया ही देख रही है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने जिस तरीके से आपके यहां से सब्जी लेना बंद कर दिया, आपके यहां महंगाई बढ़ गई, आपकी फल नहीं बिक रहे हैं, आपके सब्जियां नहीं बिक रहे, जबकि स्थिति ये है आज पाकिस्तान में टमाटर 200 रुपए किलो हो गया, 400 रुपए 800 रुपए किलो हो गया, हर चीजों पे महंगाई आ गई। मतलब वही ना, बेतरकों पे बोलते हुए जो हालत पाकिस्तान की है ना, कंफ्यूजन, क्या करे, इधर भागे उधर भागे, वही यहाँ के विपक्ष भी कर रहा है। क्या करे, किधर जाए, किसके बारे में अच्छा बोले। अब मोदी जी ने कर दिया है, इसलिए वो सीधे तारीफ भी नहीं कर सकते, उसमें से ही कोई धड़ा कुछ कह रहा है, कोई धड़ा ये भी करवाया जा रहा है ताकि अवाम भी कुछ सेटिस्फाइड हो, हमारा वोट बैंक भी बचा रहे। और विपक्ष ये क्यों सोच रहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमान खुश हो जाएंगे अगर हम इस बात की मुखालफत करते हैं? इस सवाल के साथ आपके पास वादी में जश्न आजादी, बहुत खास मौका, बहुत तारीखी मौका, जब जम्मू कश्मीर के लोग खुल करके जश्न आजादी की तकरीब में हिस्सा ले पाएंगे। सुरक्षा फोर्सेस, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने तमाम बंदोबस्त करे हैं। खदशा भी है क्योंकि शरारत
पड़ोस से हो सकती है, बौखलाया हुआ है एक मुल्क, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब इतना बड़ा काम हो गया है तो आगे भी चीजें सुधरती चली जाएंगी और परिंदा भी पर ना मारे, इस तरह के इंतजाम किए गए हैं। और एक त्यौहार निकल गया है, एक त्यौहार और शानदार तरीके से निकल जाएगा। हाँ, लेकिन एजेंसियों का इनपुट है कि कुछ दहशतगर्द पार कराए जा सकते हैं और जैश के लोग कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, उनसे निपटने के तमाम इंतजाम किए गए हैं। सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, दीपक बुद्धकी जी। मैं ये कहना चाहता था कांग्रेस के बारे में। एक्चुअली कांग्रेस अपनी वजूदी लड़ाई लड़ रहा है। वो ऐसे जगह पे पहुंच गए हैं जहां उनको ये भी नहीं मालूम कि अब आगे क्या है उनके लिए। इसलिए उनके जो लोग 1947 से, मैं कहूंगा कि 100 साल से जो उनकी धारा बनी थी, माइंड बना था, वो सब अब कैसे वो चेंज करेंगे ये उनको मालूम नहीं है। मगर यंगस्टर्स कुछ, जैसे आपने सिंधिया साहब का नाम ले लिया, यंगस्टर्स कुछ इससे विद्रोह करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सच्चाई सामने आ जाए और हमको जमीनी हकीकत का सामना करना चाहिए, इसलिए वो कुछ डिफरेंट बोल रहे हैं। मगर बाकी जो लोग, जो ओल्डीज हैं वहां पे, जो मतलब बहुत सालों से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी चेतावनी है, बहुत बड़ी एक उनको ये समझ नहीं आता कि वो क्या कहें। नहीं, सिंधिया साहब ही नहीं, कांग्रेस के युवा पीढ़ी की अगर बात करी जाए, उनके नेताओं बहुत लंबी फहरिस्त है जो इस मुद्दे को लेकर समर्थन कर रही हैं। ये तो है, लेकिन मुझे तो ये भी लगता है, आप लोग इस पर और रोशनी डालेंगे रत्नेश जी, आप भी, ये सारी चीजें क्या कांग्रेस की हिकमत अमली का, उनकी रणनीति का हिस्सा है क्या, कि कुछ लोग फेवर भी करें, कुछ लोग सख्त भी नजर आए, मतलब हम सब तरफ से लोगों को सेट करने की कोशिश करें, या ऐसा दिखाने की कोशिश करें कि कांग्रेस है भी साथ और नहीं भी है। ये ऐसा कुछ है क्या? ये अपने आप हो रहा है या फिर किसी रणनीति के तहत? नहीं, देखिए, रणनीति तो वो बना रहे हैं निसंदेह। बहुत पहले जब 2014 के चुनाव हुए थे, तो मुझे याद है रामचंद्र गुहा, जो फेमस हिस्टोरियन है, उन्होंने कहा था कांग्रेस अब खत्म होने के कगार पे है। अभी कुछ अर्सा पहले कोई एक सज्जन, बहुत बड़े नेता थे, वो किसी दूसरी पार्टी के नेता के पास सहयोग, कांग्रेस के नेता, वो किसी दूसरी पार्टी के नेता के पास सहयोग लेने गए, क्षेत्रीय नेता थे, तो दूसरे नेता ने कहा डूबती नाव में कौन दो बाल्टी पानी डालने जाए। तो ये स्थिति है। ग्रेट कांग्रेस इज गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ ग्रेट डायलेमा। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि हम अपनी रणनीति क्या बनाएं। वो कभी राहुल गांधी को आगे करते हैं, कभी प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश में आगे करते हैं, फिर सोनिया गांधी कुछ दिन बाद फिर वापस अध्यक्ष बन जाती हैं। तो ऐसे में वो ये भी चाहते हैं कि उनका हिंदू को, कभी जनेऊ पहनते हैं तो वो चाहते हैं कि हिंदू वोट बैंक भी बना रहे उनका, वो चाहते हैं कि मुस्लिम भी उनके साथ रहे। और बीजेपी ने बहुत ही सफलतापूर्वक पिछले 8-10 सालों में उनके सारे वोट बैंक में, ना सिर्फ कांग्रेस के, बल्कि जो और रीजनल पार्टीज हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन सबके वोट बैंक में बहुत अच्छे से सेंध लगा दी। एक बात, मैं दूसरी बात पे भी आता हूं, जो आपने कहा कि रणनीति का हिस्सा, जाहिर सी बात है ये रणनीति नहीं, बल्कि ये बहुत ही जिसके पास कोई प्लानिंग ना हो, रणनीति कर रहे हैं लेकिन बगैर कोई दूरंदेशी के, बगैर किसी योजना के, वो सब कुछ कर रहे हैं, उन्हीं के निर्देशन पे हो रहा है, लेकिन इसके पीछे उनका कोई ये नहीं है कि इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे। दूसरी बात, मैं उस पर भी थोड़ा सा, मुझे 2 मिनट दीजिए। आप पाकिस्तान की बौखलाहट की बात कर रहे हैं, देखिए ये बहुत बड़ी घटना है, ना सिर्फ ये कश्मीर के लिए बल्कि वर्ल्ड पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए बहुत बड़ी घटना है कि एक राज्य जो जिसको भारत का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए था, 70 सालों से ये इस तरह अलग हटा हुआ था। पाकिस्तान के नीचे से तो जमीन खिसकी हुई है और वो बौखलाहट में बहुत सारे कदम, जैसे आपने कहा कि वो कुछ कर सकता है, तो वो अभी कूटनीति के स्तर पे ही रहेगा। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि अभी उसको मुंह की खानी पड़ी है। जब डॉग फाइट हुई थी, जब हमारे बालाकोट पे स्ट्राइक हुई थी उनके घर के अंदर, वहां पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे अटैक हुआ था, वहां से चुनाव लड़े जाते हैं, वहां आबादी, मतलब जो टेररिस्ट कैंप है वो बकायदा एस्टेब्लिश्ड सैटेलाइट फोटोग्राफ्स आई हैं। तो वो जानता है भारत की सामरिक क्षमता कितनी है, 7 गुना 8 गुना ज्यादा है। और जिनके यहाँ सर ओसामा बिन लादेन पाए जाते हैं, बिल्कुल जो उनके यहाँ मौजूद हो, पूरा ओसामा बिन लादेन ही नहीं, वो क्या बताएंगे, 8-10 इंटरनेशनल टेररिस्ट वहां से और पकड़े गए हैं। वहां के पुलिस ऑफिसर्स, वहां के ISI के लोग टेररिस्ट को सपोर्ट करते हुए अमेरिकन एजेंसी
एजेंसी ने अरेस्ट किए। जग जाहिर है, ये तो वो आप अपने ऊपर कितनी भी चादर ओढ़ लें, ढाक लें, उससे कोई फर्क नहीं लेकिन पड़ता। फिर भी दुश्मन से सावधान तो नहीं, वो रहना तो जरूरी है और उसका इंतजाम किया गया है, और उसका इंतजाम शुरू से किया गया है। 10,000 25,000 की इजाफी फोर्स, फिर 10,000 की और इजाफी फोर्स और लगा रखी हुई है, और वो खुद ये बात क्या क्या के सर पीट रहे हैं। आप वहां के मीडिया देखिए, वो यही गाते रहते हैं। एक चीज मैं और ऐड करूंगा इमरान जी, बस जल्दी से, कि जो सरकार ने इतनी धनात्मक रूप से इतनी ताबड़तोड़ योजनाएं और इतने सारे बिल एक्ट में परिवर्तित कराए, इतनी तेजी से क्रेडिट रैंकिंग बढ़ी है। एक चीज और आप ध्यान रखिए कि एक लंदन की बहुत प्रतिष्ठित मैगजीन है, उसने अभी कुछ अर्सा पहले एक रेटिंग निकाली थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पहले नंबर पे थे, डोनाल्ड ट्रंप तीसरे नंबर पे थे, शी जिनपिंग वो 5वें नंबर पे थे। तो इस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी की रेटिंग बढ़ी है। तो मतलब देखिए आप सारी दुनिया का निगाह परिदृश्य पर भी बड़ा असर है, बड़ा असर एक बड़े लीडर के तौर पर। उसकी बात सबको सुननी होती है। मैं यासिर जिलानी साहब के पास आऊंगा। यासिर जिलानी साहब, क्या गैर कश्मीरी मुसलमान हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों के क्या कश्मीर में दफा 370 हटने के मुखालिफ है, ये मानकर चल रही हैं कुछ विपक्षी पार्टियां, विरोधी पार्टियां, ऐसा है क्या? और इसी आधार पर वो ये सोच के खुश होती हैं कि कल को कभी इलेक्शन होगा तो ये हमें तमाम हिंदुस्तान के जो दूसरे हिस्सों के मुसलमान हैं सिर्फ इसलिए वोट देंगे कि हमने मुखालफत की थी मोदी हुकूमत के इस कदम की। ऐसा लगता है क्या? मुखालिफ है क्या मुसलमान? क्या मुसलमानों के बारे में क्या ऐसा सोचा जाए, ये जो पार्टियां कर रही हैं, ये जो हिम्मत कर रही हैं, क्या ये सच हो सकता है क्या? मैं पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, ये तो ख्वाब देख रही हैं, और ख़ास करके जिन्होंने 70 साल से मुस्लिम कौम को हाशिए पे रखा, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। आज जिस तरीके से जो मौजूदा सरकार है उसने मेन स्ट्रीम में लाने के लिए क्या क्या नहीं किया। देखिए, उन लोगों ने हमेशा से कश्मीर को लेके ही हम बात कर रहे हैं, कश्मीर के अलावा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है डिबेट में। कश्मीर को हमेशा जब भी हम लोग बात कर रहे थे, पिछले 2-2.5 साल से आपके साथ डिबेट हम लोग कर रहे हैं, आपने देखा कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत की बार बार बात करते हैं, लेकिन कश्मीरियत को सिर्फ आप एक धर्म विशेष जो है उसके साथ इंगित कर लेते हैं। पूरे कश्मीरियत को समझने के लिए आपको वहाँ पे कश्यप ऋषि के इतिहास को जानना होगा। आपको खीर भवानी मंदिर का क्या इतिहास है कश्मीर के लिए, उसको आपको पढ़ना होगा। आपको वहाँ के सूफिज़म जो गहवारा है कश्मीर का, जिसने कश्मीर में लद्दाख से लेके जम्मू, और अभी हमारे जो बैठे हुए साहब जिन्होंने बहुत तफसील से कश्मीर के बारे में बताया है, वो जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, जो संत महात्माओं की जो धरती रही है, जिसके कण कण में संत महात्माओं का, संत महात्माओं संस्कृत का व्याकरण बनाया, वो भी वहीं के हैं। कल्हड़ पढ़नी पड़ेगी। मतलब एक सीरीज 108 कवियों की श्रृंखला है संस्कृत के, जो कश्मीर से आते हैं। इंडिया की पहली हिस्ट्री जो है कश्मीर की है, पूरी 5,000 साल की जो इतिहास है कश्मीर का, ये कोशिश की जाए। और हम लोगों ने ये कहा है, देखिए, हम जो सरकार पूरा रिसर्च करती है, सरकार रिसर्च करने के बाद ये सारी चीज़ें, लेकिन उसके बाद भी हमारा जो मेन अहम इस वक्त का मकसद है वो कश्मीर में कश्मीरियत को बहाल करने के लिए हम जितनी कोशिश कर सकें, क्योंकि कहीं कहीं से अभी भी इस वक्त भी जो भड़काने वाले लोग हैं वो उनके सामने खड़े हैं, हम थोड़ा दूर हैं। अच्छा, वो जब जैसे जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ डिप्लॉय किया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि मानव अधिकार का हनन होगा, उनको ये दिखाई दे रहा है कि कश्मीरियत, जो कश्मीरी भाई हैं उनके साथ जुल्म किया जाएगा। तो ये झूठी खबर, ये झूठी अफवाह नहीं दिया। कौन सा बताइए? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्यों बहुत सारी विपक्षी पार्टियों को लग रहा है कि हम इस मामले की मुखालफत करेंगे तो भारत के दूसरे हिस्सों के मुसलमान खुश हो जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या मुसलमान देखिए, वो ये ऐसा बहुत ही क्यों मानकर हाइपोथेटिकल एक क्वेश्चन है आपका, आप पत्रकार हैं, आप तीखे सवाल बार बार पूछ सकते हैं, लेकिन जिनका कोई वजूद नहीं रह गया है, जो जमीन पे नहीं है, जिन्होंने कहीं से भी, आप देखिए कि सिर्फ मुसलमानों की अगर आप बात करें तो आप माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को उठा के देख लें, जिस तरीके से उन्होंने कार्यक्रम दिए। हमारे जो मिनिस्टर हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उन्होंने क्या कहा कि मैं कश्मीर में अब ज़मीन पे जो हमारे कार्यक्रम है, जिसमें सबसे बड़ा कार्यक्रम हुनर हाट का है, हुनर हाट पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया में इस वक्त मशहूर है, और अगर वो सबसे ज़्यादा अगर उस्तादगिरी अगर कहीं है तो घाटी के अंदर है। चाहे वो अच्छी शॉल जो पूरे दुनिया में मशहूर है, अच्छी लकड़ी के जो काम है वो पूरे दुनिया में कश्मीर के लिए मशहूर है, केसर
को सब जानते हैं कि केसर का क्या है, लद्दाख में जो हर्बल प्रोडक्ट है उसमें उसका दुनिया में क्या मुकाम रखता है। पूरे दुनिया से लोग लद्दाख इसलिए जाते हैं कि हर्बल प्रोडक्ट को देख सकें। लेने की बात, वो सारे दरवाजे खुलने जा रहे हैं। और सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि हम निवेश लाएंगे, सरकार कह रही है IIM आएगा, सरकार कह रही है IIT आएगी, सरकार कह रही है बड़ी कंपनियां हम जमीन पे उतारेंगे। जब ये किसके लिए जा रही है? ये कश्मीरियों के लिए जा रही है। कश्मीरियों का मतलब देखिए, अब रियासत तो रही नहीं, अब केंद्र शासित राज्य है, तो जम्मू एंड कश्मीर का जो कि एक एक लोगों के लिए सरकार खड़ी है। और जिस तरीके से पहले बंदरबाट होता था, देखिए आपको यह समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से पहले बंदरबाट हो जाता था, पैसे जाते थे, बेहद पैसे गए, मनमोहन सिंह साहब के वक्त भी बहुत गए, लेकिन वो चंद नेताओं के बीच में उन्होंने अपने मुट्ठी में उसको बंद करके रखा। अब देखिए, आप देखिए वहां का युवा पंचायत से लेके संसद तक का सदस्य बनेगा। ये सोच होनी चाहिए और ये सोच है। लेकिन वक्त पूरा हुआ जाता है, इशारे मिल रहे हैं हमारे भास्कर जी के। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंशाअल्लाह ताला हम और बात करेंगे आगे, कश्मीर पर और चर्चा होगी। अभी तो जश्न आज़ादी की धूम है, यौम आज़ादी जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारक हो, और आप जमकर यौम आज़ादी में हिस्सा लीजिए और जम करके खुशियां मनाइए। हम तमाम लोग आपके साथ हैं, हिंदुस्तान आपके साथ है।